आज का अपना टॉपिक है गॉस की प्रमेय। सेकंड चैप्टर है 12th फिजिक्स में। तो यहाँ पे गॉस की प्रमेय पढ़ना है। गॉस की प्रमेय से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमें पढ़ना है क्षेत्रफल सदिश। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है इसमें क्षेत्रफल सदिश के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। एक पॉइंट ये पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हमें इसमें घनकोण के बारे में पढ़ना है। घनकोण के बारे में पढ़ना है, घनकोण। तीसरे नंबर पे हमें वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है। वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स के साथ साथ इसमें हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय। जो चैप्टर का नाम है वही चीज भी पढ़नी है हमें, गॉस की प्रमेय। इसको गॉस की प्रमेय भी बोल सकते हैं और इसको गॉस का नियम भी बोल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट पे हमें पढ़ना है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के क्या पढ़ने हैं? अनुप्रयोग, ठीक है। इस गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में 5 डेरिवेशन है। पहला है अनंत लंबाई के रिजरेख की चालक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें 4-5 डेरिवेशन हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें समझना है वो हमें समझना है इसमें क्षेत्रफल सदिश क्या। सबसे पहला जो पॉइंट समझना है हमें वो किसके बारे में पढ़ना है? वो हमें समझना है यहाँ पे कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। देखो इधर, अभी तक तो हमने पढ़ा है कि जो क्षेत्रफल है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि क्षेत्रफल जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। लेकिन कुछ चीजों की जो व्याख्या है क्षेत्रफल को अदिश मानकर नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजों की व्याख्या हम किसको, क्षेत्रफल को कैसा मानकर नहीं कर सकते हैं? क्षेत्रफल को अदिश मानकर नहीं कर सकते हैं। उनकी व्याख्या सिर्फ क्षेत्रफल को सदिश मानकर ही की जा सकती है। इस आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये क्षेत्रफल अदिश राशि नहीं है, ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है, ठीक है। जब ये क्षेत्रफल सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी किसी ना किसी तरफ। तो दिशा किधर होगी? जैसे कि ऐसे मान लेंगे कोई पृष्ठ है हमारे पास, यहाँ पे कोई पृष्ठ है, यहाँ पे ये हमने मान लिया कोई पृष्ठ है हमारे पास। ये क्या है? पृष्ठ है। या इसको बाद में समझो, ऐसे समझ लो यहाँ पे हमारे पास ये पृष्ठ है, ठीक है। ये वाला ऊपर का क्षेत्रफल है, ये नीचे का क्षेत्रफल है। जब ये सदिश राशि हम बता रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी किसी ना किसी तरफ। तो इसकी दिशा किधर होगी? जैसे ये ऊपर का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल हम एक अविलंब खींच देंगे ऊपर की ओर। इस पृष्ठ पर क्या खींच देंगे? अविलंब खींच देंगे। तो इस पर जो अविलंब होगा उसकी दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर, ऐसे। तो ये जो वेक्टर होगा, जो भी क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? जिस पर हम ऐसे अविलंब खींचेंगे उस अविलंब के अनुदिश होगी जाएगी, यानी कि इस क्षेत्रफल की दिशा किधर हो जाएगी? ऊपर की ओर। अगर नीचे वाले क्षेत्रफल की बात करें, इस वाले पृष्ठ की बात करें, तो नीचे वाले पर यहाँ पे नीचे की ओर अविलंब खींच देंगे तो इधर होगी। यहाँ पे ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल दिख रहा है इसकी अगर दिशा की बात करें तो इस पर हम एक अविलंब खींच दें तो इसकी दिशा किधर होगी? इधर की ओर होगी, ठीक है। तो परिभाषा यही हो जाएगी, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। इसकी दिशा जो है पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब के अनुदिश होती है। इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा जो होती है वो पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब के अनुदिश होती है। तो ये हमने मान लिया यहाँ पे कोई पृष्ठ है। ये हमने जो है यहाँ पे क्या मान लिया? ये यहाँ पे हमने मान लिया है कोई पृष्ठ है। अगर ये पृष्ठ है तो यहाँ पे इसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ये एक हमने ये ऐसा पृष्ठ ले लिया, ये दूसरा पृष्ठ हमने ऐसा ले लिया, 2 पृष्ठ ले लिए हमने, ठीक है। हमने कितने पृष्ठ लिए? 2 पृष्ठ लिए हैं। अगर यहाँ पे ये पृष्ठ है तो इसका भी क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ, ये वाला पृष्ठ है तो इसका भी क्या होगा? कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल होगा। जब इनका क्षेत्रफल होगा तो वो एक सदिश राशि होगी, तो इसका क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो किधर होगी? तो इस वाले पृष्ठ की जो दिशा होगी वो किधर होगी? बाहर की ओर होगी। यहाँ पे ऐसा पृष्ठ है और ऐसी रेखा खींचेंगे, समझ में आया? यहाँ पर पृष्ठ है तो ऐसी रेखा खींचेंगे, इससे अविलंब खींचेंगे तो अविलंब के अनुदिश होगी। तो यहाँ पे जब अविलंब हम ऐसे खींचेंगे तो अविलंब इधर तो आएगा नहीं, समझ में आया? तो ऐसी तो रेखा हम खींच नहीं सकते, तो इधर वाली रेखा हम किधर दिखा देंगे? ऊपर की ओर दिखा देंगे। ये जो रेखा है वो हम किधर दिखा देंगे? ऊपर की ओर दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो किधर होगी? इस क्षेत्रफल की दिशा होगी अविलंबवत ऊपर की ओर। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की दिशा जो होगी वो क्या होगी? अविलंबवत ऊपर की ओर होगी। या हम सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेंगे। यहाँ पे हमने इसका जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिया इतना। यहाँ पे क्या मान लिया? सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल की अगर हम दिशा निकालेंगे तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा किधर हो जाएगी? इस पृष्ठ पर क्या खींचेंगे? अविलंब खींचेंगे ऐसे।
ऊपर की ओर हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम इस वाले यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लें, तो अगर इसकी दिशा निकालेंगे तो इसकी भी दिशा किधर हो जाएगी, ऐसे पृष्ठ के अवलंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी। इसकी दिशा किधर हो जाएगी, पृष्ठ के अवलंबवत ऊपर की ओर हो जाएगी यहाँ पे। तो जो भी क्षेत्रफल है एक सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होती है, पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब के अनुदिश होती है। हमें बस अविलंब खींच देना है, और जो हमने अविलंब खींचा है उस अविलंब को हम प्रश्य करेंगे एन कैप से। ये जो अविलंब खींचा है इसे हम किससे प्रश्य कर देंगे, एन कैप से। यहाँ पे भी अगर हमने अविलंब खींचा है तो इसे किससे प्रश्य कर देंगे, एन कैप से प्रश्य कर देंगे। इन चीजों को हम किससे प्रश्य कर देंगे, एन कैप से। अगर हम एन कैप की बात करें तो एन कैप बोला जाता है एकांक सदिश। एन कैप क्या बोला जाता है, एकांक सदिश। और एकांक सदिश का अगर हम मान निकालेंगे तो एकांक सदिश एन कैप बराबर यहाँ पे हो जाएगा, एन कैप बराबर यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा एन कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए। ये हो जाएगा एकांक सदिश का मान। अब हम लिखेंगे परिभाषा। अब हम क्या लिखेंगे, परिभाषा। और किस चीज की परिभाषा लिखेंगे, सबसे पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे क्षेत्रफल सदिश की। सबसे पहले परिभाषा हम किसकी लिखेंगे, क्षेत्रफल सदिश। हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, और इस क्षेत्रफल सदिश की हम परिभाषा लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही लिखेंगे, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है। इसकी दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। अभिलंब के अनुदिश होती है। ये कैसी राशि है, क्षेत्रफल सदिश, या यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा पृष्ठ पर हम अविलंब खींचेंगे, उस अविलंब के अनुदिश हो जाएगी। उसके क्या हो जाएगी, अविलंब के अनुदिश हो जाएगी। अगला हमारा यहाँ पे पॉइंट रहेगा जिसका नाम है घनकोण। अगला जो हमारा पॉइंट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है घनकोण। तो यहाँ पे लिखेंगे घनकोण। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे घनकोण। देखो इधर समझिए घनकोण क्या है, क्या समझना है हमें, घनकोण समझना है। देखो घनकोण क्या है, हमारे पास एक गोला है। हमारे पास क्या है, एक गोला है। हमारे पास जो है एक गोला है। तो यहाँ पे ये हमने मान लिया गोला है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गोला है। अब यहाँ पे इस गोले का सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेंगे। इस गोले का क्या मान लेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने गोले का सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिया, ये इस गोले का यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, सूक्ष्म क्षेत्रफल। इतना पूरा हमने गोले का क्षेत्रफल मान लिया, ए है। गोले का जो पूरा क्षेत्रफल है वो हमने कितना मान लिया, गोले का जो पूरा क्षेत्रफल है वो है ए। देखो इधर गोले का जो पूरा क्षेत्रफल माना है वो पूरा क्षेत्रफल हमने मान लिया ए है। गोले का जो पूरा क्षेत्रफल हमने माना है वो कितना माना है, गोले का पूरा क्षेत्रफल मान लिया हमने ए है, ठीक। अब इसका हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया, और सूक्ष्म क्षेत्रफल मालूम है हमें, हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा ए से। ये इसका यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्रफल मैंने ले लिया, और सूक्ष्म क्षेत्रफल किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा ए से। और इस गोले का केंद्र यहाँ पे है। इस गोले का केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल इतना ले लिया इस गोले का। इस गोले का हमने क्या लिया, इस गोले का हमने लिया सूक्ष्म क्षेत्रफल। अब ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने लिया है, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल इसके केंद्र पर जो कोण बनाएगा, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल इसके केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसी कोण को बोला जाता है घनकोण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अगर इसके केंद्र पर कोण बनाएगा तो वो कोण यही वाला होगा, वो कोण ये होगा, समझा। इसी कोण को क्या बोला जाएगा, घनकोण।
इस कोण को क्या बुलाया जाएगा, घन कोण। और घन कोण को हम प्रस्तुत करते हैं ओमेगा से। सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा कोण बना है तो इसे किससे प्रस्तुत करेंगे, डेल्टा ओमेगा से। तो ये जो कोण बनेगा इस कोण को हम प्रस्तुत कर देंगे डेल्टा ओमेगा से। समझ में आया कि नहीं है। गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। इसे किससे प्रस्तुत करते हैं, इसे प्रस्तुत करते हैं हम ओमेगा से। इसे किससे प्रस्तुत करते हैं, ओमेगा से प्रस्तुत करते हैं। तो यही चीज यहां पे लिख देंगे, गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा, गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा घनकोण की परिभाषा लिखेंगे। गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा, सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित का मतलब है बना हुआ, अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो यहां आप लिख देंगे इसका मात्रक, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। किसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, जो भी घनकोण है इस घनकोण का जो मात्रक होता है वो घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और इसे हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। अगर इसके फार्मूले की बात की जाए कि इसका फार्मूला कैसे आएगा निकल के, तो हमने एक गोला माना है जिसकी त्रिज्या हमने मान ली है आर। एक हमने गोला माना है जिसकी त्रिज्या क्या मान ली है आर, और केंद्र माना है ओ, जिसके सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, डेल्टा ओमेगा है। अगर इस डेल्टा ओमेगा का फार्मूला निकाले, मान निकाले, तो यहां आप लिखेंगे अर्थात घन कोण डेल्टा ओमेगा बराबर, ये लिखेंगे अतः गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल, गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण, सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर कितना घन कोण बन रहा है, डेल्टा ओमेगा बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ओमेगा। और घन कोण का सूत्र मालूम होगा आप लोगों को, घन कोण ओमेगा बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या स्क्वायर। क्षेत्रफल बटे क्या होता है, त्रिज्या स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल्टा ए बराबर लिखेंगे, जब सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ए, और अपान में जाएगा त्रिज्या कितनी है आर है, और त्रिज्या का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होगा वो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण निकालें, गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तब गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण निकालेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा हट जाएगा, डेल्टा हट जाएगा। तो डेल्टा हट जाएगा तो संपूर्ण के लिए डेल्टा हट जाएगा तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। और ए की जगह पे डेल्टा हट जाएगा क्योंकि संपूर्ण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। और हम जानते हैं जो ए है वो ए क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर कट जाएगा तो ओमेगा बराबर कितना बचेगा, ओमेगा बराबर बचेगा 4 पाई, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, स्टेरेडियन। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, इसका मात्रक होगा स्टेरेडियन। किसका मात्रक स्टेरेडियन होगा, घन कोण का जो मात्रक है वो स्टेरेडियन है। तो अगर हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि संपूर्ण गोले के द्वारा या गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है, तो संपूर्ण गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन। कितना होता है, 4 पाई
स्टेरेडियन। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा घन कोण के बारे में हो गया। ये किसके बारे में हो गया? घन कोण के बारे में। अगला पॉइंट हमें पढ़ना है यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स। अगला हमें किसके बारे में पढ़ना है? अगला हमें पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स के बारे में कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, इसका मात्रक क्या, विमीय सूत्र क्या है? देखो इधर सबसे पहली जो चीज है ये कि हमें ये पता हो कि वैद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित किससे करते हैं। तो जो वैद्युत फ्लक्स है इसे हम प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। इतना पॉइंट याद रखना है, वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। अब ये फाई होता क्या है? फाई ये होता ये है कि ये मान लिया हमने कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये हमने कौन सा क्षेत्र मान लिया? ये हमने मान लिया वैद्युत क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है? इस वैद्युत क्षेत्र में कोई रखा हुआ पृष्ठ। इस वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे कोई रखा हुआ है पृष्ठ। यहाँ पे हम रख देंगे एक वैद्युत, यहाँ पे ये पृष्ठ रखा हुआ है। ये पृष्ठ किस में रखा हुआ है? वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। जब ये वैद्युत क्षेत्र में पृष्ठ रखा हुआ है तो इससे होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। इससे होकर क्या गुजरेंगी? देखो ये पृष्ठ रखा हुआ है तो इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होंगी। जब ये पृष्ठ अंदर रखा हुआ है तो इस पृष्ठ से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश भी करेंगी और वैद्युत बल रेखाएं इसमें बाहर भी निकलेंगी। तो इस पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली सभी वैद्युत बल रेखाएं नहीं, जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरेंगी उन्हें बोला जाएगा वैद्युत फ्लक्स। उन वैद्युत बल रेखाओं को क्या बोला जाएगा? वैद्युत फ्लक्स। परिभाषा यही लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से लंबवत होकर, लंबवत होकर गुजरने वाली, लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को, वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, किस चीज को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं? जो भी वैद्युत फ्लक्स है, इस वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, अर्थात वैद्युत फ्लक्स, अर्थात वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, ये बराबर किसके होता है? जो भी वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई, और जितने क्षेत्रफल से होकर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजर रही हैं तो सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे डेल्टा ए, उसका अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। समझ में आया? जो भी वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत बल रेखाओं की माप है। किसकी माप है? वैद्युत बल रेखाओं की माप है। और ये बराबर किसके होता है? क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। चाहे परिभाषा ये लिख दो, चाहे परिभाषा यहां से लिख दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और हमें मालूम है यहाँ पे डॉट है तो डॉट हटेगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर इसी चीज को हम लिखना चाहेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा ई डेल्टा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा ई डेल्टा ए कॉस थीटा। जहां जो थीटा है वो ई और ए के बीच का कोण है। जो थीटा है वो किसके किसके बीच का कोण है? यहाँ पे जो थीटा है वो ई और ए के बीच का कोण है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें इसका अगर मात्रक लिखना है, हमें इसका क्या लिखना है? मात्रक लिखना है। मात्रक से पहले एक चीज और लिख दो, यहाँ पे जो भी वैद्युत फ्लक्स है, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, एक यहां पे लिख देंगे यदि वैद्युत बल रेखाएं, यदि वैद्युत
वैद्युत वल्लेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक और यदि वल्लेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक लिया जाएगा, ये पॉइंट याद रखना है। पूछा जाता है कि यदि वैद्युत वल्लेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स कैसा लिया जाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा लिया जाएगा अगर प्रवेश कर रही हैं तो ऋणात्मक, और यदि वैद्युत वल्लेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान कैसा लिया जाएगा, तो वैद्युत फ्लक्स का मान लिया जाएगा धनात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमें इसमें यह पढ़ना है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र क्या है। अगला पॉइंट क्या पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र। तो यहां पे लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र। किस चीज का मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है हमें, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है। जब भी इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले इसका सूत्र बताओ। वैद्युत फ्लक्स हमने बताया किससे प्रश्न करते हैं, फाई ई से, और फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है ई डॉट डेल्टा ए। फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डेल्टा ए। तो ई का जो फाई ई का मात्रक और विमीय सूत्र होगा वो ई और डेल्टा ए के मात्रक और विमीय सूत्र के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे फाई ई का मात्रक। सबसे पहले किसका मात्रक लिखेंगे, फाई ई का मात्रक। तो यहाँ पे ई और ए का मात्रक लिखेंगे, तो ई का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। ई का जो मात्रक है वो क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, और इंटू यहाँ पे ए है, ए का मात्रक क्या होता है, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका जो है दूसरा और मात्रक हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का, एक तो मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, एक इसका और मात्रक हो जाएगा, वो कहां से आएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के दो मात्रक बताए थे हमने, एक बताया था न्यूटन प्रति कूलम, एक बताया था वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां से अगर इसका दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर से ये मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका दूसरा मात्रक आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका दूसरा मात्रक आएगा वोल्ट मीटर। इसका जो दूसरा मात्रक आएगा वो आएगा वोल्ट मीटर, और इसका एक जो मात्रक है वो क्या है, एक मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो वैद्युत फ्लक्स के दो मात्रक हो गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगर यहाँ पे विमीय सूत्र लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स का क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र। हम जानते हैं वही चीज फिर लिख देंगे यहाँ पे, फाई ई बराबर क्या है, फाई ई बराबर है यहाँ पे ई डॉट डेल्टा ए। फाई ई बराबर क्या, ई डॉट डेल्टा ए। तो अगर हम फाई ई का विमीय सूत्र लिखें, किसका विमीय सूत्र लिखें, फाई ई का विमीय सूत्र, ये लिख देंगे फाई ई का विमीय सूत्र। जब फाई ई का विमीय सूत्र लिखेंगे तो ई डेल्टा ए के विमीय सूत्र के बराबर होगा। ई का जो विमीय सूत्र हमने बताया था वो क्या होता है, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये ई का विमीय सूत्र हो जाए एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, और यहाँ पे ए है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है L2। तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र आएगा निकल के वो जाएगा ML3, दो ये ML3 T माइनस 3 ए माइनस 1। ये किसका विमीय सूत्र हो गया, ये हो गया वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र।
ये किसका विमीय सूत्र हो गया? वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या हो गया? ml3t-3a-1। ठीक, अब ये हो गया यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे, कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में कंडीशन दी गई है? कुछ वैद्युत फ्लक्स के बारे में कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। उसमें से पहली जो कंडीशन है यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये है कि यदि पृष्ठ, जो भी वैद्युत फ्लक्स बताया है उसमें जो पृष्ठ रखा हुआ है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट लिखेंगे, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, समांतर स्थित है। यदि पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के कैसे स्थित है? समांतर स्थित है। बनाएंगे, देखो कैसे समांतर स्थित है। ये मान लिया हमने, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र इधर है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ये किसकी दिशा है? ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। समझा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई है, ठीक है। और इसमें जो पृष्ठ स्थित है वो भी समांतर स्थित है। जो पृष्ठ स्थित है वो वैद्युत क्षेत्र के कैसे स्थित है? समांतर स्थित है। यानी कि यहाँ पे जो वैद्युत वो भी पृष्ठ है, वो पृष्ठ ऐसे ना होके वो वैद्युत क्षेत्र में ऐसे है, समांतर है। समझ में? वो पृष्ठ भी कैसे है? समांतर है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर ई ऐसे रखा हुआ तो यहाँ पे अगर ए जो वो पृष्ठ रखा होगा, वो पृष्ठ कैसे होगा? वो पृष्ठ ऐसे रखा होगा। यहाँ पे वो पृष्ठ जो है ऐसे रखा होगा, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे करके। समझ में? ऐसे समझ लो, यहाँ पे वो पृष्ठ कैसे रखा होगा? वो पृष्ठ ऐसे रखा होगा। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अगर पृष्ठ इसके समांतर रखा हुआ है, तो समांतर मतलब ये है, अगर पृष्ठ ऐसे रख दें, ऐसे रख दें तो ये लंबवत हो जाएगा। ऐसे रखें तो ये कैसे हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। समांतर है, इसका मतलब ये इधर है तो इसकी भी दिशा किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। समझ में आया? तो इस वाले पृष्ठ की और ई की दिशा एक ही हो जाएगी। अगर इसके ए की दिशा मानेंगे, अगर ये पृष्ठ ऐसे समांतर रखा हुआ है तो इसमें जो ए की दिशा होगी, इस वाले पृष्ठ में जो ए की दिशा होगी वो किधर हो जाएगी? ऊपर की ओर। ए की दिशा किधर हो जाएगी? ऊपर की ओर। जब ए की दिशा ऊपर हो जाएगी, यानी कि जो ए होगा उस ए की दिशा किधर होगी? ऊपर की ओर होगी। जो ए होगा उस ए की दिशा किधर हो जाएगी? ए की दिशा हो जाएगी ऊपर की ओर। तो यहाँ पे ये ऊपर की ओर है, ये इधर है, तो थीटा बराबर इनके बीच कितने अंश आएगा? 90 अंश आएगा। यहाँ पे समांतर है लेकिन ई और ए के बीच जो थीटा आएगा वो थीटा कितने अंश आएगा? वो आएगा 90 अंश। समझ में आया? तो यही चीज समझना है यहाँ पे। तब थीटा बराबर कितने अंश हो जाएगा? अतः थीटा बराबर कितने अंश हो जाएगा? 90 अंश। तब फाई ई बराबर निकालेंगे, तब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर हमने बताया था होता ई डेल्टा ए, और यहाँ पे क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश, और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। इस स्थिति में उस पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यहाँ पे सेकंड केस लिखेंगे, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, वो समांतर हो गया, लंबवत स्थित है। पृष्ठ कैसे है? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है, लंबवत स्थित है। जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होगा तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर लंबवत स्थिति है तब थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 अंश। अतः थीटा बराबर कितने अंश हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 अंश। क्यों 0 अंश होगा? यह है वैद्युत क्षेत्र ऐसे, और पृष्ठ रखा है इसके लंबवत। तो पृष्ठ ऐसे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, पृष्ठ ऐसे लंबवत रखा है, तो ये पृष्ठ रखा है। समझ में आया? लेकिन ए की जो दिशा होगी वो इधर हो जाएगी। ए की दिशा किधर हो जाएगी? इधर। तो ई की दिशा इधर है और ए की दिशा इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे ई और ए के बीच थीटा बराबर कितने अंश आएगा? 0 अंश आएगा। ई और ए के बीच थीटा बराबर कितने अंश आएगा? 0 अंश आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः यहाँ पे अगर फाई ई बराबर लिखेंगे तब फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई डेल्टा ए, और यहाँ पे हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है। तब फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा ई डेल्टा ए। इस स्थिति में जो फाई ई बराबर होगा वो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डेल्टा ए, ये हो जाएगा यहाँ पे।
समझ में आया कि नहीं आया? इस स्थिति में अगर हमसे लंबवत बोला जाए तो थीटा बराबर 0 अंश होगा, और समांतर बोला जाए तो थीटा बराबर कितने अंश होगा? 90 अंश होगा। बस इतना याद रखना है कि पृष्ठ रखा हो लंबवत या समांतर, क्या चीज रखा हो? पृष्ठ रखा हो या तल बोला जाए। समझ में आया? अगर ई और ए के बीच का कोण दिया जाए कि ये ए जो है इसके समांतर या लंबवत है, तब वहां पे जैसा दिया जाएगा वैसा लिया जाएगा। तल की बात करी जाए तो समांतर है तो 0 अंश, लंबवत है तो वो समांतर है तो 90 अंश, लंबवत है तो कितने अंश हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा।